Assalamu alaikum students. I am your teacher Farhan and you are watching our channel Study with Farhan and Akmal. Ninth class chemistry. In last lecture we discussed about branches of chemistry, physical chemistry, in organic chemistry and inorganic chemistry. Now we are going to start the fourth branch of chemistry, that is biochemistry. As the name indicate, bio means life, लाइफ मीन्स लिविंग थिंग, कोई जिंदा चीज है हमारे पास ना। तो ऐसी केमिस्ट्री जो लिविंग थिंग्स में मौजूद हो। केमिस्ट्री में हमने कहा था मैटर हम के बारे में डील करते हैं, उसकी कंपोजिशन स्ट्रक्चर। सो यहाँ पे भी वही काम करेंगे, कोई नई बात नहीं करने वाले हम लोग। सो एक्चुअली हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग जो है वो स्टडी करने जा रहे हैं केमिस्ट्री ऑफ लाइफ, लिविंग थिंग्स कर लें, लाइफ कर लें। तो हम जानदारों की केमिस्ट्री को डील करने जा रहे हैं। आया जानदारों के अंदर कौन कौन से केमिकल कंपाउंड्स हैं, अब हम उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं इन ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। सो देखिए नेम इंडिकेट कर रहे हैं ना कि बायो की केमिस्ट्री यानी जानदारों में क्या केमिस्ट्री होती है। सो बेटा देखिए ये केमिस्ट्री क्या करती है, ये केमिस्ट्री डील्स करती है, क्या चीज करती है, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर केमिकल रिएक्शंस किसके, ऑफ मैटर, यानी ये तीन चीजों को हमने डील करना है किसके अंदर, बायोकेमिस्ट्री में। हम लोग क्या करते हैं, हम स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, केमिकल रिएक्शन ऑफ मैटर, हम मैटर की इन तीन चीजों को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अगर आप गौर करें तो यही तीन चीजें तो केमिस्ट्री की डेफिनेशन में भी थी, लेकिन यहां क्या फर्क है, वो मैटर फाउंड इन लिविंग थिंग्स, यानी वो वाला मैटर जो जानदारों में होता है, हम उस मैटर की कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करें, दैट इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। सो मतलब मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपके पास, बेटा आपके पास है, फर्ज करें ग्लूकोज। अब आपने नेम तो सुना हुआ है ग्लूकोज के बारे में। अब ग्लूकोज जो है इसकी कंपोजिशन को हम पहले देखेंगे। हम अपनी फूड इनटेक करते हैं, फ्रूट्स खाएं कोई भी, इवन दैट आपने रोटी खाई है बेटा, तो क्या है उसमें आपको क्या मिला, ग्लूकोज मिला। अब ये क्या है, इसकी कंपोजिशन देखें तो इसकी कंपोजिशन जो है ग्लूकोज की वो है C6H12O6। ये हमें पता चल गया कि इसमें 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है। इसी तरह से स्ट्रक्चर के अंदर अगर हम बात करें तो इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, रिंग फॉर्म है और भी बेशुमार तरह के स्ट्रक्चर्स हैं। ये बायो की चूंकि बेसिक मिनी टर्म तो बायो में हम लोग इसको डिटेल स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे ये है कि मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दूं कि अगर रिंग फॉर्म बना दूं तो कुछ इस तरह का इसका एक स्ट्रक्चर बनता है। ये आपके पास इस तरह से 6 कार्बन है और इनके साथ हाइड्रोजन ऑक्सीजन लगे होंगे, सबकी वैलेंसी 4 कंप्लीट करेंगे। ये भी आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल है। सो केमिकल रिएक्शंस, हम लोग ये सब कुछ जो है ये ग्लूकोज इनटेक कर रहे हैं, फूड के थ्रू हम ग्लूकोज लेते हैं। तो हम करते क्या है एक्चुअली, हम लोग जो है अगर आप गौर करें, ग्लूकोज आपने जो है वो ले लिया, खाया। अब ग्लूकोज आपने जब खा लिया तो अब आपकी बॉडी में क्या होगा, ये ग्लूकोज हमारी बॉडी में आ चुका है। इधर से हमने हवा से ऑक्सीजन को लिया, इनटेक किया, हम सांस लेते हैं ना तो इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन हवा में से ऑक्सीजन आती है। सो ये दोनों हमारी बॉडी में रिएक्ट करते हैं आपस में, जिसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है, वाटर बनता है और उसके बाद जो है एनर्जी बनती है, रिलीज होती है आपके पास। सो बेटा ये अगर आप देखें कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम जो हवा एक्सहेल करते हैं, बाहर निकालते हैं, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और इसी तरह से वाटर है, हमें इसी हवा के जरिए भी कुछ नमी के थ्रू, मॉइस्ट के थ्रू, प्लस स्वेटिंग है और कुछ और सारे। फिर इसी तरह से एनर्जी, ये असल काम एनर्जी था जिसके लिए हमारी बॉडी में ये रिएक्शन हुआ था, हमें एनर्जी चाहिए थी। देखिए मैं पढ़ा रहा हूँ, आप सुन रहे हो, कोई भी काम हम करते हैं उसके लिए एनर्जी चाहिए, तो वो इसी प्रोसेस के थ्रू आती है। सो अब अगर आप इसी को, मैं ये तो मैंने अपनी कॉमन एग्जांपल दी है, या तमाम लिविंग्स के अंदर यही प्रोसेस चलता है, दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। इसका उल्ट प्रोसेस कर देंगे ना अगर आप लोग, तो इन दो चीजों के मिलने से विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, वहां पे एनर्जी सनलाइट से आएगी, तो आपकी ये दो चीजें बनेगी, ये हवा में चली जाएगी, ये प्लांट के अंदर हो गया। तो एक्चुअली केमिस्ट्री ऑफ लिविंग थिंग्स, प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, उनके अंदर जो भी केमिकल कंपाउंड्स हैं, हम उनके कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। अगर आप इसको देखें कि इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं,
इसकी एप्लीकेशंस में हमारे पास क्या चीजें आ जाती हैं, बायोकेमिस्ट्री की एप्लीकेशंस क्या है, अगर आप यहाँ पे गौर करें तो इसकी एप्लीकेशंस ये हैं कि हम इसको कहाँ कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आप एक बायोकेमिस्ट बन गए हैं, आपने बायोकेमिस्ट्री में आगे हायर स्टडी में चले गए, पढ़ लिया सारा, अब आप इसको अप्लाई कहाँ करेंगे प्रैक्टिकल लाइफ में, आपकी रूटीन में कहाँ कहाँ पे आप इसको अप्लाई करते हैं। सो हम लोग इसको जो है वो कहाँ कहाँ अप्लाई करेंगे, इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, फील्ड ऑफ मेडिसिन। आप मेडिसिन की फील्ड में इसको अप्लाई करेंगे। आपकी मेडिसिन जो बनती हैं, कभी आपने देखे उन पे कुछ फार्मूलाज लिखे होते हैं, हम अक्सर देखे हैं वो स्टोर वाले भी पूछ लेते हैं, जो फार्मेसीज वाले हैं, ये जी आपको नेम, ये नेम तो नहीं, आपको उसका फार्मूला याद है, उसका साल्ट याद है, यानी उसका केमिकल याद है, उसके अंदर कौन सा केमिकल था। एक्चुअली वो भी केमिकल कंपाउंड्स होते हैं। अब वो हमारी बॉडी में जाएंगे तो किस तरह का रिएक्ट करेंगे, क्या करेंगे, दैट इज द केमिस्ट्री ऑफ लिविंग थिंग्स। सो ये हम इस फील्ड में इसको यूज करते हैं। फिर इसी तरह से हम लोग इसको फूड इंडस्ट्री जो है, इन फील्ड ऑफ फूड हम लोग जो है, या फूड इंडस्ट्री में हम इसको कह सकते हैं। फूड इंडस्ट्री में हम लोग जो है, आप जैम बनाते हैं, इसी तरह से आपके पास जो है बेशुमार अदर ऑल्पर्स है, मतलब मिल्क पैक जो होते हैं, जैम्स होते हैं, ये सारी। फिर इसी तरह से आपके पास जो है नेक्स्ट क्या चीज़ है कि इसको हम लोग एग्रीकल्चर के अंदर यूज़ कर लेते हैं। इन एग्रीकल्चर आप इसको देखते हैं, एग्रीकल्चर में क्या चीज़ आती है, आपकी जितनी भी एग्रीकल्चरल फर्टिलाइजर्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, तो वो भी बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम डील कर लेते हैं। लेकिन वो फर्टिलाइजर्स वगैरह को हम आगे भी देखेंगे थोड़ा। सो यहाँ तक तो थी हमारे पास बायोकेमिस्ट्री। सो नेक्स्ट वन है हमारे पास इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। जी, तो नेक्स्ट वन क्या चीज है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। अब अगर आप गौर करें, इसका नेम क्या इंडिकेट करता है, इंडस्ट्रियल, किसी सनती लेवल पे, किसी फैक्ट्री के अंदर होने वाली केमिस्ट्री। मतलब फैक्ट्री में होता क्या है, वहां पे तो आपको पता है केमिकल कंपाउंड्स बनाए जाते हैं, तो बेशुमार तरह की चीज़ें बनती हैं। तो एक्चुअली यहाँ इस फील्ड का जो ताल्लुक है वो ये है कि ये डील करती है, किस चीज़ को डील करती है, डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड्स। केमिकल कंपाउंड्स को हम बनाते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर। क्या होता है कि आप केमिकल कंपाउंड्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उनकी मेकिंग करते हैं, उनको बनाते हैं, लेकिन ऑन लार्ज स्केल, एक बड़े लेवल पे आपने उनको तैयार करना है। फॉर एग्जांपल देखिए, इसके अंदर एग्जांपल क्या हो सकती है, आप इसके अंदर एग्जांपल कोट कर लें, ऑक्सीजन। अब आप अगर गौर करें, ऑक्सीजन की प्रेपरेशन करके बड़े लेवल पे ऑक्सीजन बना के क्या करेंगे। देखें, हॉस्पिटल के अंदर बेशुमार पेशेंट जो हैं वो मौजूद हैं, जो अस्थेमिक पेशेंट हैं, कोरोना वायरस के पेशेंट्स हैं, जो हार्ट पेशेंट्स हैं, जिन्हें सांस लेने में मुश्किल आ रही होती है, वो डायरेक्ट हवा से ऑक्सीजन इनहेल नहीं कर पाते। सो हम लोग ऑक्सीजन जो है वो एक बड़े लेवल पे बना के उन्हें सिलेंडर्स के अंदर भर के फिलअप करके तो उन हॉस्पिटल्स में भेजते हैं, ताकि वो पेशेंट्स जो हैं वो क्या कर सकें, इजीली आर्टिफिशियली ब्रीथिंग का प्रोसेस अपना जारी रख सकें विद द हेल्प ऑफ द आर्टिफिशियल ऑक्सीजन प्रिपेयर्ड इन दी इंडस्ट्रीज। सो इसी तरह से बेटा हमारे पास इसके अलावा और बेशुमार चीज़ें, क्लोरीन हम लोग बनाते हैं, क्लोरीन वाटर के अंदर डालते हैं। इससे क्या होता है, वाटर में जब इसको ऐड करते हैं तो ये जो जर्म्स वगैरह हैं उन्हें किल कर देता है, यानी वाटर की प्योरिफिकेशन में इसका रोल प्ले होता है, ये अपना रोल प्ले करता है। फिर इसी तरह से हम लोग अमोनिया गैस है, ठीक है जी, अमोनिया इसके अंदर तैयार किया जाता है, कास्टिक सोडा इसके अंदर तैयार होता है। ये मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे तो बेशुमार हैं। सो कास्टिक सोडा आपने देखा है कि जो आपके डिटर्जेंट्स वगैरह हैं, सर्फ वगैरह, इन चीज़ों में हम यूज़ करते हैं। सो इसी तरह से फर्टिलाइजर्स आप लोग बनाते हैं, खाद्य वगैरह जो फसलों को डाली जाती हैं। सो इस तरह की तमाम चीज़ों को तैयार किया जाता है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर। सो नेक्स्ट वन आपके पास आ जाती है बेटा जी, नेक्स्ट आपके पास नंबर 6 पे है न्यूक्लियर केमिस्ट्री।
तो अगर आप देखें न्यूक्लियर केमिस्ट्री, इसका नेम न्यूक्लियर आपको फौरन माइंड में आ जाना चाहिए, आया भी होगा, न्यूक्लियस। सो हम लोग न्यूक्लियस से रेलिवेंट कोई बात करेंगे तो एटम का जो सेकंड सेंटर पोर्शन है, एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है। सो हम उसी से रेलिवेंट कोई बात करने जा रहे हैं, उसी की केमिस्ट्री है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि जो न्यूक्लियस होता है ये या तो तोड़ा जाएगा, ऐसा हो सकता है, या हम लोग छोटे छोटे न्यूक्लियाई को आपस में मिलाएंगे, एक बड़ा वाला न्यूक्लियस बनाएंगे, ऐसा कुछ भी जो हम करेंगे दैट इज न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो एक्चुअल में होता क्या है कि एटम्स जो है, कुछ बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो रेडिएशंस रिलीज करते हैं, वो क्या होती हैं। तो हम लोग आइए देखते हैं कि ये ब्रांच करती क्या है। ये ब्रांच डील करती है, डील्स जो है किस चीज को डील करती है, रेडियो एक्टिविटी को डील करती है। तो इसमें हम लोग रेडियो एक्टिविटी को डील करते हैं। ये ब्रांच रेडियो एक्टिविटी, रेडिएशंस अल्फा बीटा गैमा, ऐसी डिफरेंट तरह की रेडिएशंस है, एक्स रेज, तो ये सारी जो हैं हम इन चीज़ों को डील करते हैं। सो रेडियो एक्टिविटी को डील किया जाता है। फिर उसके बाद जो है आपके पास जो है नेक्स्ट वन जो है आपके पास है न्यूक्लियर प्रोसेस। न्यूक्लियस किस तरह के प्रोसेसेस जो है वो करता है, मैंने कहा कि उसकी ब्रेकडाउन है न्यूक्लियस की, या छोटे छोटे न्यूक्लियाई का आपस में मिलना। फिर इसी तरह से हमारे पास जो है वो प्रॉपर्टीज भी इसके अंदर ही आ जाएंगी। न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज जो है हम इसको डील करते हैं। तो ये हमारे पास जो है थी इंडस्ट्रियल न्यूक्लियर केमिस्ट्री, जो एक्चुअली न्यूक्लियाई के हवाले से हम बात कर रहे हैं। न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज, न्यूक्लियस के प्रोसेसेस और रेडियो एक्टिविटीज को डील करते हैं। ये इसका मेन कंसर्न क्या है, हम ये सब कुछ क्यों करते हैं, इसका जो मेन कंसर्न है, याद रखिएगा, मेन कंसर्न जो है वो एटॉमिक पावर है, एटॉमिक एनर्जी, एटम की एनर्जी। बेटा याद रखें, एटम का न्यूक्लियस जो है उसे ब्रेक किया जाता है, अंदर से न्यूट्रॉन रिलीज होते हैं, प्रोटॉन भी हैं, लेकिन न्यूट्रॉन हमारे लिए यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो न्यूट्रॉन फर्दर आगे एटम्स को ब्रेक करेंगे। एटम बॉम्ब जो होता है वो क्या करता है, वो यही कुछ करता है। आपने देखा कि दुनिया में कोई 7 कंट्रीज जिनके पास अभी तक एटॉमिक पावर है, इससे ज़्यादा मेरे ख्याल 8 शायद हो गए हों। सो एटॉमिक पावर जो है वो सबके पास नहीं, क्योंकि न्यूक्लियस को तोड़ लेना शायद कोई आसान काम हो सकता हो, इतना जी तो नहीं, बट फिर भी अगर तोड़ भी लें तो फिर उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। इतनी एनर्जी, वो एक ब्लास्ट लाइक है, आग ही आग हो जाएगी हर तरफ, कुछ अजीब सी रेडिएशंस और पता नहीं क्या क्या। सो इसको कंट्रोल करना सबसे मेन काम होता है। सो लिहाजा न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हमारा मेन कंसर्न जो है वो एटॉमिक एनर्जी के साथ है, रेडिएशंस के साथ है। रेडिएशंस भी बहुत एनर्जेटिक है, ख़तरनाक रेडिएशंस हैं। इवन एक्स रेज जो हैं ये कोई मामूली सी रेज नहीं होती, इनका यूज़ भी ऐसे ही फ़ौरन से नहीं, कोई अशद ज़रूरत है, प्रेस्क्राइब है तो ज़रूरी है तो ठीक है, अदरवाइज़ नहीं, ऐसा नहीं, फ़ौरन नहीं। अल्ट्रासोनिक जो है ये सारी रेडिएशंस होती हैं इस तरह की। सो उसके बाद हमारा जो है सिलसिला नेक्स्ट है कि इसकी एप्लीकेशंस। इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री की एप्लीकेशंस में हमारे पास क्या चीज़ें आती हैं कि उसके अंदर हमारे पास रेडियो थेरेपी आ जाती है। अब देखिए, रेडियो एक्टिविटी से मैंने बात की, रेडियो थेरेपी। अब रेडियो थेरेपी के अंदर क्या होता है कि ये एक ऐसी टेक्निक है रेडियो थेरेपी, कैंसर डिजीज जो है जिसमें ट्यूमर्स काज हो जाते हैं, ट्यूमर बनते हैं, फॉर्म होती हैं। तो अब क्या होता है कि कोई रसोली टाइप कोई चीज़ बन गई, कोई एक्स्ट्रा सेल्स का क्लस्टर बन गया, सो दैट इज कैंसर। सो ऐसी रेडिएशंस हम उसको एक्सपोज करके उसके ऊपर रेडिएशंस की बम्बार्डमेंट करवा के उस सेल्स को किल कर सकते हैं। तो देखिए एक बहुत बड़ा हमारे पास एडवांटेज है न्यूक्लियर केमिस्ट्री के नॉलेज का कि हम लोग कैंसर ट्रीटमेंट जो है वो कर सकते हैं। फिर इसी तरह से अगर इसके साथ साथ और देखें तो हम लोग प्रिजर्वेशन ऑफ फूड कर सकते हैं, हम अपनी फूड को स्टोर कर सकते हैं ज़्यादा अरसे के लिए। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, हमारी फूड ख़राब नहीं होगी। जैम वगैरह पड़े हैं ना, तो मार्केट में देखते हैं वो उनकी एक्सपायरी डेट भी पढ़ते हैं, तो उसके अंदर से भी हम लोग रेडिएशंस के ज़रिए मौजूद माइक्रोब्स को किल कर चुके होते हैं, जिससे क्या होता है कि वो फूड ज़्यादा अरसा के लिए स्टोर रहती है। इस तरह इसके और भी कुछ जो है हमारे पास सिलसिले हैं। सो नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं इवन दैट इसी प्रोसेस से। सो इस तरह की इसकी बेशुमार हैं सिलसिले। सो नेक्स्ट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इज एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में आप जो है वो किस चीज़ के बारे में बात करते हैं, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। तो
तो देखिए इसका नेम बता रहे हैं ना, एनवायरनमेंट की केमिस्ट्री। एनवायरनमेंट क्या, मैं हूँ, आप हैं, हमारे इर्द गिर्द जो भी है ये दैट इज आवर एनवायरनमेंट। हवा है, जो भी पानी है, जमीन है, ये सारा हमारा एनवायरनमेंट होता है। सो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में एक्चुअल में हम लोग क्या करते हैं, डील्स करते हैं रिलेशनशिप्स किसका रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमंस, इंसानों का, और एनवायरनमेंट का। एक इंसान है या इंसान ज्यादा भी है, जो भी है, मतलब इंसान का उसके एनवायरनमेंट के साथ क्या रिलेशन है, हम इस चीज को स्टडी करते हैं। हमारा क्या इफेक्ट है एनवायरनमेंट पे, एनवायरनमेंट का क्या इफेक्ट है हम पे, हम उसको क्या दे रहे हैं, वो हमें क्या दे रहा है। तो ये सारे सिलसिले, इस तरह के रिलेशंस को समझना, पढ़ना, दैट इज एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। मतलब हवा में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इनकी अमाउंट कम ज्यादा हो तो क्या होता है, या इसके अंदर कुछ और केमिकल्स ऐड हो जाएं तो उसका हम पे क्या इफेक्ट होगा। तो बेटा ये सारी चीजें जो हैं, या हम हवा के अंदर जब उनको ऐड कर देते हैं, एग्जॉस्ट होता है, गाड़ियों के धुआं से धुआं निकलता है, पेट्रोल बर्न करता है, उसके अंदर से बेशुमार तरह के पोल्यूटेंट्स रिलीज होते हैं, फैक्ट्रियों से बेशुमार पोल्यूटेंट्स रिलीज होते हैं हवा में। सो एयर के अंदर जब ये सारी चीजें जाती हैं, हमारा एनवायरनमेंट डिस्टर्ब होता है। जस्ट नॉट ओनली एयर, हमारे वाटर जो है वो रिसोर्सेज जो है डिस्टर्ब हो रहे हैं, हमारी लैंड जो है वो डिस्ट्रॉय हो रही है, उससे हमारी फूड क्रॉप्स जो हैं या डिफरेंट तरह की क्रॉप्स हैं, इन्हें जो है वो इश्यूज बन रहे हैं, इनके लिए मसले, इसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनकी पैदावार कम हो रही है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। अब देखिए वो हमारी वजह से हैं या किस वजह से हैं, इन सब चीज़ों को स्टडी करना। अब इससे क्या फ़र्क पड़ता है हमारे और माहौल के बीच में, हमारे रिलेशन में क्या फ़र्क आता है, गर्मी ज़्यादा हो तो क्या होगा, सर्दी ज़्यादा हो तो क्या होगा। ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे एनवायरनमेंट के अंदर होने वाला चेंज, और हम क्या रिलेशंस हैं, क्या फिर किस तरह के चैलेंजेस का सामना होगा, कैसे रिस्पॉन्सेस होंगे। सो दीज आर ऑल रिलेटेड टू दी एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। सो इसके अंदर अगर हम लोग देखें तो इसमें मेन हमारा ताल्लुक जो है वो, सबसे अगर ज़्यादा बात करें तो पोल्यूशन के साथ हमारा मेन कंसर्न है कि हमें ये नॉलेज हो तो हम लोग पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। सो लास्ट वन इज एनालिटिकल केमिस्ट्री, लास्ट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री in your syllabus। तो देखिए एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर क्या होता है, हम लोग जो है वो एनालाइज करते हैं। हमारे पास कोई अननोन चीज है, कोई हमें नहीं आइडिया क्या चीज है, कोई अननोन सैंपल है, ऑर्गेनिक है, हम लैब में चले जाते हैं, हमें नहीं पता क्या चीज़ है। अननोन चीज़ जब होती है तो हम उसके लिए क्या करते हैं कि हम सबसे पहले जो है वो क्या करते हैं, हम लोग डील सेपरेशन, हम पहले सेपरेट करते हैं हम लोग। अब वो जो सैंपल है उसके अंदर क्या चीज़ें हैं हमें नहीं पता, वो अननोन है हमारे लिए। सो हम लोग पहले सेपरेट करेंगे, जो चीज़ें हमें थोड़ी डिफरेंट नज़र आ रही है उनको थोड़ा सेपरेट कर लें, सेपरेशन करेंगे एंड एनालाइज करेंगे, एनालिसिस ऑफ अ सैंपल। और उस सैंपल की एनालिसिस क्यों करेंगे, टू आइडेंटिफाई, हम आइडेंटिफिकेशन करना चाहते हैं, आइडेंटिफाई ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स की आइडेंटिफिकेशन करना हमारा असल में काम है, हमें नहीं पता उसके अंदर क्या चीज़ है। कॉमन एग्जांपल आपको देता हूँ, आपके पास जो है वो आप खाना खाने लगे और डिश जो है जिसके साथ आप खाना खाएंगे, जो सालन तैयार हुआ है, आपको अगर सपोज कभी ना पता हो ये अननोन चीज़ है, आप कैसे उसको कोशिश करेंगे जानने की, हमें नहीं पता, अननोन सैंपल है ना प्लेट के अंदर। तो अब आप क्या करें, उसके अंदर से कुछ चीज़ों को सेपरेट करें, रेड कलर की कोई चीज़ नजर आई सेपरेट कर लें, ग्रीन कलर नजर आया थोड़ा साइड पे कर दें। इस तरह से जब आप सेपरेशन करते हैं तो क्या होता है कि आप फिर पहले तो सेपरेशन हो गई, फिर आप उसकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं, वो अच्छा ये तो टमाटर था, ये टमाटो है, ये इसके अंदर जो है वो ओनियन है, लाइक कोई ऐसी इस तरह की डिफरेंट चीज़ें। सो दैट इज क्या, ये चीज़ क्या होती है हमारे पास, आइडेंटिफिकेशन करना, सेपरेट करने के बाद दैट इज एनालिसिस। इस चीज़ का नाम एनालिसिस करना होता है, हम एनालाइज करते हैं ताकि हम जान सकें ये चीज़ है क्या, कैसे है। सो असल जो है हम लोग फिर उसके अंदर दो चीज़ों को चेक करते हैं, हम आइडेंटिफिकेशन में दो चीज़ों को मेजर करते हैं। हम एक तो उसकी क्वांटिटी, हम क्वांटिटी को डिस्कस करते हैं, और दूसरा हम लोग उसकी क्वालिटी को डिस्कस करते हैं। अगर आप यहाँ पे गौर करें, अब हमारे पास वो जो सैंपल है उसके अंदर कौन सा एलिमेंट, कौन सा कंपोनेंट जो है वो कितनी अमाउंट में है, दैट इज क्वांटिटी। उसको क्वांटिटेटिवली उसका एनालिसिस करना है, यानी एनालिसिस दो तरह के हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, में यहाँ पे इसको चेंज कर देता हूं, क्वांटिटेटिव
क्वांटिटेटिव एनालिसिस और एक होता है हमारे पास क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो ये दो तरह के एनालिसिस हैं हमारे पास, एक उसकी क्वांटिटी के हिसाब से, एक उसकी क्वालिटी। क्वालिटी से और आप आइडेंटिफिकेशन के हैं कौन से, अगली बात है उनकी क्वांटिटी। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज टॉपिक। होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ आया हो, अच्छा लगा हो। सो फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को किसी तरह का इश्यू है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो वीडियो को पूरा देखें तो आपको फाइनली उसकी समझ आएगी। कभी भी आप जब लेक्चर स्टार्ट करते हैं तो उसको एटलीस्ट बेटा एक दफ़ा कंप्लीट देखा करें। डाउनलोड भी करना है तो देखने के बाद किया करें, इससे हमारी रैंकिंग में भी फ़र्क आता है। इस तरह अगर आप करोगे तो अगर आप मुकम्मल देख लोगे तो उससे हमें भी फ़ायदा होगा और हम जो है वो टाइमली आपको नई वीडियोज़ भी पोस्ट कर देंगे, अपलोड करेंगे आपके लिए, जस्ट बिकॉज ऑफ यू कि हम आपके लिए कर रहे हैं सारा। सो आप घर बैठे इजीली जो है वो पढ़ें, इसकी तैयारी करें, अपने नोट्स बनाएं। डेफिनेशन थी, कहीं एप्लीकेशंस हैं, एग्जांपल्स हैं, उनके नोट्स बनाएं हर एक चीज़ के, किस तरह से हमने इसको डिफाइन करना है, कैसे कैसे लिखना है, एग्जांपल्स को कैसे कोट करना है। तो कॉपी पेंसिल लिए के नोट्स बनाएं, वीडियोस को देखें। और जो भी नए स्टूडेंट्स आए हैं उनको वेलकम बेटा टू आवर चैनल। सो इसको सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें ताकि और ऑल नोटिफिकेशन को जो है वो क्लिक किया करें, तो जिससे आपको टाइमली हमारी नई वीडियोस जो हैं आपको मिलेगी। सो उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। वंस अगेन थैंक यू, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।